तो देखिए बेटा, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन से हम किसी सॉलिड को सेपरेट करते हैं, सॉरी प्योरीफाई करते हैं, सेपरेट नहीं प्योरीफाई, किसी सॉलिड को प्योरीफाई करते हैं। कैसा सॉलिड? जैसे शुगर, सॉल्ट, एलम, कॉपर सल्फेट, ये मैंने उस वीडियो में भी बता दिया था आपको। अच्छा एक चीज और, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये प्रिंसिपल पे काम करता है कि वाटर में सॉलिड ज्यादा सोल्यूबल है या फिर इम्प्योरिटीज, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंस इन सोल्यूबिलिटीज इन वाटर ऑफ सॉलिड एंड इम्प्योरिटीज। सॉलिड और इम्प्योरिटीज की जो सोल्यूबिलिटी है, हमारा ये सब्सटेंस, और जो इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उनकी वाटर में सोल्यूबिलिटी अलग अलग होती है। एक चीज हाईली सोल्यूबल होती है, एक चीज लेस सोल्यूबल होती है। तो यहां पे इनकी सोल्यूबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। पहला स्टेप पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट, ताकि आराम से घुल जाए, ठीक है। दूसरा, इसमें बहुत ही लिटिल अमाउंट में वाटर डालना है, क्योंकि वो पानी फिर हमें इवापोरेट भी करवाना है, और उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर लेना है। सैचुरेटेड आपको पता है, जिसमें और शुगर डिजोल्व ना हो, मतलब और सब्सटेंस डिजोल्व ना हो, सोल्यूट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसको ना छान के फिल्टर करके, और उसमें कोई डस्ट वगैरह है तो वो सेपरेट कर दो। कुछ इम्प्योरिटी तो यही निकल गई। जैसे देखिए, शादी ब्याह में जब रसगुल्ले वगैरह की चाशनी बच जाती है, रसगुल्ले खत्म हो जाते हैं, तो घर वाले क्या करते हैं? सबसे पहले हलवाई को बुलाते हैं, यूं कहते हैं भाई इस पूरे को ना अब बुरा बना दो, खांड बना दो। तो वो क्या करता है, हलवाई एक बड़ी सी छलनी रखता है और सब कुछ उसमें डाल के छानता है पहले। तो क्या होगा, रसगुल्ले के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वो बेटा यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं और चाशनी बच जाती है। फिर वो उस चाशनी को कढ़ाई में डाल के बहुत देर तक, कई घंटे तक गर्म करता है। पानी उड़ जाता है और उसमें प्योर शुगर बच जाती है। तो ऐसे ही फिल्टर किया ताकि उसमें से डस्ट पार्टिकल वगैरह निकल जाए। फिर उसको हीट किया, बहुत ही स्ट्रोंगली हीट, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत देर तक उसको खदकाते ही रहते हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रोंगली हीट किया तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, प्योर सॉलिड बच जाएगा। ये था आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। प्योर सॉलिड बच जाएगा, उसका कलर बिल्कुल व्हाइट होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। आई होप समझ में आया हो। चाइना डिश में डाल के आप लैब में उसको गर्म कर लेना, लेकिन ये याद रखना कि आपको गर्म उसको बहुत देर तक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मतलब कलर, और ग्राफी मतलब किसी भी चीज का ग्राफ बनाना। तो बेटा ये मेथड बेसिकली कलर्स के ऊपर काम करता है, और आगे फिर इसको थोड़ा सा जैसे डेवलप किया गया, तो ये कलर से बढ़ के थोड़ा और ऊपर हो गया। ये अलग अलग सब्सटेंसेस पे भी काम करने लगा, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ कलर पे काम करता था। क्रोमेटोग्राफी बहुत तरह की होती है। आपके 9th के नॉर्मल सेक्शन में एक ही क्रोमेटोग्राफी है, एनटीएससी में 2, तो हम दोनों करा देते हैं। पहला पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक फिल्टर पेपर लो, उस पर 3 सेंटीमीटर पेंसिल से लाइन लगाओ। अच्छा, लाइन क्यों लगाई? ये सिर्फ इसलिए लगाई ताकि आपको पानी का अंदाजा आ जाए, और इसका कोई लॉजिक नहीं है कि इस लाइन से ही कुछ हुआ है। अब इसके सेंटर में आपने एक बूंद उस सब्सटेंस की डाली जिसको आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें कितने सब्सटेंस मिले हुए हैं। जैसे मान लिया आपके पेन में इंक है, मैं जिस पेन से लिख रही हूं, मैं इसकी इंक चेक करना चाहती हूँ कि ये सिर्फ नीले रंग की एक इंक है या फिर लाल, नीली, काली, कई कलर मिला के ये इंक तैयार की गई है। तो इंक इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर। या फिर आपके पास कोई भी डाई है, आपको पता करना है कि इसमें कितने कलर हैं। इससे कोई चीज निकलती नहीं है, सिर्फ पता चलता है कि इसमें कितने कलर मिक्स हैं, कलर का पता चलता है। आपने इसको यहां रखा, सुखा दिया, सुखा के इसको एक गिलास पानी लो, एक बीकर में पानी लो, उस कितना पानी, इस लाइन से नीचे, इस ड्रॉप से नीचे। अब पता चला लाइन क्यों लगाई थी। अब ये पानी अपने आप ऊपर चढ़ेगा। अब यूं कहो मैडम अपने आप क्यों चढ़ेगा? बेटा दिए में तेल नहीं चढ़ता अपने आप। दिए में तेल कहाँ होता है और बत्ती कहाँ जलती है, वो अपने आप ही चढ़ जाता है ना ऊपर तक। इसी तरह से कैपिलरी एक्शन से, क्योंकि फिल्टर पेपर है, इसके पोर्स मोटे होते हैं, तो इसमें से ना ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अब थोड़ी देर के बाद ये इस ऊपर जब चढ़ेगा इसमें से, तो ये इस ड्रॉप को कवर करता हुआ निकलेगा। अब इस ड्रॉप में, क्योंकि सूखा हुआ था, ये गीला होता तो घुल जाता, सारा का सारा सूखा हुआ था, तो हर कलर की मूव करने की स्पीड अलग अलग होती है। हर कलर की मूव करने की स्पीड अलग अलग होती है। तो इसमें जितने भी कलर हैं वो अलग अलग स्पीड से मूव करेंगे।
इसका टाइम फिक्स है, इतने टाइम के बाद मतलब हम अंदाजे से यूं निकाल के इसको देखेंगे तो इसमें ये जो कलर है, इसमें जितने कलर होंगे वो कलर अलग अलग स्पीड की वजह से अलग अलग जगह अलग अलग कलर में बटा हुआ मिलेगा। आपने रेनबो देखा है? रेनबो में क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी हो रहा है रेनबो में कि सनलाइट जब वाटर ड्रॉप में से पास होती है तो उस हर कलर की पानी में से पास होने की स्पीड अलग अलग है, तो हर कलर अपनी अपनी स्पीड से मूव करेगा, आगे पीछे हो जाएगा। तो तभी तो आपको पता चला कि सनलाइट जो है वो 7 कलर का मिक्सचर है, नहीं तो आपको देखने में तो व्हाइट ही लगता वो। इसी तरह से अलग अलग कलर अलग अलग स्पीड से मूव करता, तो इससे आपको पता चल जाता है कि कितने कलर का मिक्सचर है। अब आती है बारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, इस तरह से कॉलम बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से एक कॉलम बनाते हैं और इसमें यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं। कॉटन किस लिए? ताकि एकदम से सारा सब्सटेंस बाहर ना पड़े, ठीक है, ऐसे। इसमें हम सिलिका जेल या कोई भी एडजॉर्बेंट, ये याद रखना एब्जॉर्ब नहीं बोला है मैंने, एडजॉर्ब बोला। एडजॉर्ब में क्या फर्क है? ये पेन है या चौक ले लो आप, चौक से समझ में आ जाएगा। चौक को पानी में डालो तो पानी उसके अंदर तक एब्जॉर्ब होता है, मतलब वो सोख लेता है, और उसी सूखे या गीले चौक को रेत में डालो तो रेत अंदर तक नहीं जाता बेटा, सिर्फ ऊपर ऊपर उसकी सरफेस पे रह जाता है। तो कहने का मतलब वो जो ऊपर ऊपर सरफेस पे रहा है वो एडजॉर्ब किया है, और वो चौक यहाँ पे एडजॉर्बेंट है। तो यहाँ पे सिलिका जेल। अच्छा आपने देखा है, नया टिफिन लेके आते हो, नई प्लास्टिक की बोतल लेके आते हो, उसमें ना एक छोटा सा पाउच सा पड़ा होता है, उसमें छोटी छोटी गोलियां सी होती हैं, वो सिलिका जेल की गोलियां होती हैं, इसीलिए उस बोतल में कभी भी बदबू नहीं आती। आप अपना टिफिन वगैरह बंद करके रख देते हो तो कई दिन तक तो स्मेल हो जाती है ना, जबकि उसमें कभी स्मेल नहीं होती। उसका रीजन यही है कि वो एडजॉर्बेंट है, उसको एडजॉर्ब कर लेता है। अब इसके ऊपर आप सैंपल भरोगे जो आपको चेक करना है, और सिर्फ चेक नहीं करना, यहाँ हमें हर वो चीज चाहिए उसमें से बाहर। मान लिया यहाँ पे आपने कोई डाई का कलर भर दिया, आप ये चाहते हैं कि उसके सारे कलर सेपरेट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो बस हर कलर की स्पीड अलग अलग है एडजॉर्ब होने की, तो ये थोड़ी देर के बाद अलग अलग लेयर में बट जाएंगे। तो इसको ओपन कर दो टैब को, तो यहां से सबसे पहले ये सबसे नीचे वाली लेयर बाहर आएगी। तो जब ये आ चुकी होगी तो उससे दूसरी लेयर के आने में टाइम, बीच में गैप मिलेगा आपको। तो जब आपको एक बार ये लगे कि बस अब कुछ नहीं आ रहा है इसमें से, तो ये बीकर चेंज करके दूसरा लगा दो। तो इस तरह से अब आती है बारी एप्लीकेशन की, कि क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन बताइए। तो बेटा ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो फ्रूट्स, फ्लावर, लीव्स, इनमें से पिगमेंट निकालना, चाहे वो कलर पिगमेंट हो या कुछ भी हो, इनमें से कलर पिगमेंट या पिगमेंट्स निकालना क्रोमेटोग्राफी से होता है। दूसरा, जो ब्लड टेस्ट करते हैं ना, या फिर यूरिन टेस्ट करते हैं, उसमें तो सिर्फ HB पता किया था। इसमें अगर आपको ये पता करना है कि किसी आदमी ने ड्रग्स लिया है नहीं, तो उसका ब्लड टेस्ट करते हैं, तो वो क्रोमेटोग्राफी से पता चलता है। कोई लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट जो करते हैं वो क्रोमेटोग्राफी से। आपने देखा होगा वो जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है उसमें ऐसे करके ना कॉलम बना होता है, उसमें अगर एक लाइन आए तो इसका मतलब नेगेटिव, 2 आए तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि यहाँ जो सब्सटेंस या यूरिन के जो सैंपल डाला है वो धीरे धीरे इसमें जो नीचे फिल्टर पेपर टाइप में लगा हुआ है उसमें अपने अपनी स्पीड से राइज करेगी अलग अलग। अगर इसमें एक सब्सटेंस होगा तो एक लाइन आएगी, और 2 सब्सटेंस होंगे तो इसमें 2 लाइनें आएगी। तो क्रोमेटोग्राफी से ही प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। ये इसकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशंस याद रखना, सेंट्रीफ्यूगेशन की भी, क्रोमेटोग्राफी की। और उल्टा मत कर देना इनको, अगर उल्टा कर दिया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अच्छा एक चीज और, सैंड बाथ वाटर बाथ क्या होता है? सैंड बाथ और वाटर बाथ, आपने कभी पॉपकॉर्न भुनते हुए देखे रेत में? आपने तो तेल में भुनते हुए देखे होंगे, नमक में या रेत में भुनते हुए देखे? या देखिए, आप डायरेक्ट कुकर में या किसी भी बर्तन में पॉपकॉर्न डालो, एक भी नहीं फूटेगा, एक भी नहीं खिलेगा, पॉपकॉर्न नहीं बनेंगे, वो जल जाएगा। उसका रीजन क्या है? हीट जो है वो इवनली स्प्रेड नहीं हुई, इसलिए वो जल गया। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा तेल डाल देते हैं, तो वो हीट इवनली सेपरेट होती है। आपने देखा होगा एक्ट 2 पॉपकॉर्न के पैकेट में भी तेल डला हुआ आता है, तो उसकी वजह से वो हीट इवनली स्प्रेड होती है, सेपरेट नहीं सॉरी स्प्रेड होती है। अब यहाँ बारी आती है सैंड बाथ क्या होता है? किसी भी चीज को डायरेक्ट गर्म ना करके रेत में रख के फिर गर्म करना। ये मान लिया कोई बर्तन है तो रेत में रख के गर्म करना, उसकी वजह से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में। अच्छा आपने चॉकलेट को मेल्ट करते हुए तो देखा होगा लोगों को, चॉकलेट मेल्ट कैसे करते हैं? तो चॉकलेट मेल्ट का क्या है
कि एक कंटेनर में पानी रखते हैं, पानी के ऊपर दूसरा कंटेनर रखते हैं, इसमें चॉकलेट रखते हैं ताकि वो इजीली मेल्ट हो, चार्ड ना हो, जले ना। इस सैंड बाथ होता है रेत में रख के किसी चीज को गर्म करना, वाटर बाथ होता है पानी में रख के। अच्छा देखिए, इंक में ये तो पता चल गया कितने कलर है, क्रोमेटोग्राफी ने बता दिया। अगर आपकी ब्लू इंक है और सिर्फ ब्लू ही है, उसमें से आपको पानी उड़ाना है और सूखा रंग अलग रखना है, सूखा रंग, तब आप क्या करेंगे, वाटर बाथ या सैंड बाथ कराएंगे। क्योंकि अगर डायरेक्ट रखा तो वो जल जाएगा। तो इसमें से धीरे धीरे, ढोकला बनते हुए घर में देखा होगा, वाटर बाथ ही तो कराते हैं उसको, पानी में रख के ही तो गर्म करते हैं, जिसकी वजह से उसमें स्टीम बनती रहती है, नहीं वो जलता नहीं है। ठीक है, तो वाटर बाथ और सैंड बाथ ये दो चीजें और आती हैं। अच्छा, आखिरी एक चीज और बता देती हूँ, वाटर को कैसे प्योरीफाई करते हैं। ये आप 6th 7th 8th 9th से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। वाटर प्योरीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, तो वाटर प्योरीफिकेशन के लिए सबसे पहले एक टैंक होता है जिसका नाम होता है सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन अभी मैंने बताया भी था आपको, क्या होता है, बैठ जाना किसी चीज का। तो शहर का गंदा पानी, कोई फ्लो चार्ट पूछ ले आपसे तो यही होता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, शहर का पूरे का गंदा पानी आता है, बहुत बड़ा टैंक होता है, इसमें गद 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 वो पानी ऊपर नीचे गिरता है। तो वो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर गिरने की वजह से कुछ वैसे बैठ जाते हैं हैवी, कुछ वैसे, एक दूसरे के ऊपर गिरने की वजह से वो पार्टिकल बैठ जाते हैं। तो यहाँ मेन पार्ट क्या होता है, सेडिमेंट हो जाता है, गंदगी यहाँ टैंक में जम जाती है। अब ऊपर से इस पानी को आगे पास कराते हैं। दूसरा टैंक होता है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में एलम होता है फिटकरी। तो यहाँ क्या होता है, जो ऐसे हल्के पार्टिकल होते हैं जो अपने आप नहीं बैठ पाते, तो फिटकरी उनके साथ चिपक के उनको बैठा देता है। तो ये एक तो आप सिंपल ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिटकरी चिपकने की वजह से वो हैवी हो गया। और आपने कोलाइडल सोल पूरा पढ़ा है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एलम की वजह से उसका कोएगुलेशन हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ बारीक पार्टिकल और बैठ गए तली में। अब क्या होता है, देखिए, किसी भी सॉलिड, किसी पानी में ना 3 तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। जो पानी होता है उसमें 3 तरह की इंप्योरिटीज होती हैं। पहला होता है सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मतलब उसमें लटकी हुई। दूसरा होता है डिजोल्व, और तीसरा होता है जर्म्स, बैक्टीरियाज। अब जो सरकार या म्युनिसिपैलिटीज होती है ना, वो ये 2 इंप्योरिटी निकाल के देती है। क्यों सस्पेंडेड, तो इसलिए क्योंकि आपको पानी का रंग हरा नीला पीला दिखेगा तो आप ऑब्जेक्शन उठाओगे, लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वो आपको ऐसा रंगीन पानी तो नहीं दे सकते ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पानी गंदा है, फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे सरकार के लिए। इसलिए सरकार सबसे पहले सस्पेंडेड इंप्योरिटीज निकालती है। उसके बाद दूसरे नंबर, ये लास्ट में जो है ना जर्म्स, ये निकालती है ताकि कॉलोनी की कॉलोनी, देश के देश, शहर के शहर में बीमारियां ना फैले, महामारियां ना फैले, जैसे टाइफाइड वगैरह, डेंगू वगैरह, इन चीजों मतलब अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए उसमें से जर्म्स को किल कर देती है। ठीक है, और फिर भेज देती है आपके घर। डिजोल्व इंप्योरिटी सरकार कभी भी नहीं निकाल के देती है, उसके लिए आप अपना आरओ लगवाएं, आप अपना वाटर प्योरिफिकेशन का जो भी इंतजाम करना चाहें वो करें। अब क्या हुआ, इन दोनों की वजह से सस्पेंडेड इंप्योरिटीज काफी हद तक निकल गई। यहाँ बड़े पार्टिकल निकल गए थे, यहाँ उससे हल्के पार्टिकल निकल गए थे। अब बारी आती है तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर का टैंक है फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, अलग अलग रेत, बजरी, कंकर, पत्थर, ऐसे अलग अलग बेड बनाए जाते हैं, लेयर बनाई जाती है। पानी को इसमें से पास करते हैं, यहाँ डाला, यहाँ ये नीचे तक गया और फिर ये पानी पास हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये सस्पेंडेड सारी की सारी ही निकल गई। यहाँ बड़े, यहाँ उससे छोटे, यहाँ उससे छोटे, सारे पार्टिकल निकल गए। अब इसको 4th टैंक में भेजते हैं और 4th टैंक का नाम होता है क्लोरीनेशन टैंक। इसमें से क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास कराते हैं, जिस वजह से जर्म्स मर जाते हैं। तो ये दोनों इंप्योरिटीज निकल गई। डिजोल्व आप अपने घर पे निकालो। ठीक है, तो ये था वाटर का प्योरिफिकेशन और ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आज शाम को असाइनमेंट भेजूंगी, वो अपना सॉल्व कर लेना। चलिए, आज के लिए इतना ही।